नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लंबा चौड़ा भाषण देकर बिहार को ठगने आ रहे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि महागठबंधन की जीत हुई तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। भाकपा माले के महासचिव का बयान। आगे आपको बताएंगे कि राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में 20 जून को होगी अहम बैठक। रंधावा डोटासरा रहेंगे मौजूद, क्या है एजेंडा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि एयर इंडिया विमान हादसे के बाद बोइंग की घनघोर बेइज्जती, पेरिस एयर शो से डरी कंपनी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कुमारी शैलजा बनेंगी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष। पार्टी को खेमेबाजी से बचाने की कोशिश में प्रभारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लंबा चौड़ा भाषण देकर बिहार को ठगने आ रहे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में एक बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं। पार्टी ने इस रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे चुनावी रणभेरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में पलायन रोकने नहीं आ रहे, वो यहाँ लालू यादव और मुझे गाली देने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को फिर ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर अपने तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे क्या? इनका इशारा जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास के नेताओं की ओर था, जिनके साथ भाजपा गठबंधन में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की जीत हुई तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर बिहार में अगला विधानसभा चुनाव महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा हैं और जनता उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाकपा माले इस बार 40 से 45 सीटें पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 19 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने 12 पर जीत दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में 20 जून को होगी अहम बैठक। रंधावा डोटासरा रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए 20 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी आलाकमान के साथ संगठन के पुनर्गठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और ये बैठक कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। दरअसल ये बैठक राजस्थान में पार्टी की स्थिति को सुदृढ़ करने, आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों सहित भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श और निर्णय की ओर बढ़ने के लिए बुलाई गई है। सूत्र के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाना और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर पार्टी की रणनीति तय करना है। बैठक में संगठन के पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद बोइंग की घनघोर बेइज्जती, पेरिस एयर शो से डरी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत में इतिहास का सबसे भीषण प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। और ये वही इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए पेरिस में हो रहे एयर शो से कई देशों ने किनारा कर लिया है। इन सब वजहों से पेरिस एयर शो पर बुरा असर पड़ेगा। और ये एयर शो दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसमें शानदार पार्टियां होती हैं और कई बड़े विमान सौदे पर मुहर लगती है। उन्नत विमानों के प्रदर्शन होते हैं, मगर इस बार इस शो में उतनी गर्मी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुमारी शैलजा बनेगी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष। पार्टी को खेमेबाजी से बचाने की कोशिश में प्रभारी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने से पहले युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और छात्र संगठन NSUI में पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जहाँ भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद व कैथल को छोड़कर बाकी 18 जिलों के दौरे पूरे कर लिए हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद स्वयं भी जिले के दौरे पर निकले हुए हैं। हरिप्रसाद उन जिलों में भी पहुंच रहे हैं जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक अपना काम पूरा कर चुके हैं। कुछ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दूसरी बार अपने कार्य क्षेत्र वाले जिलों में जाना है, जबकि कुछ ने एक ही दौरे में जिलाध्यक्ष के लिए 6 नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद अभी तक हिसार, जींद, नूंह, महेंद्रगढ़, नारनौल और पंचकुला जिलों का दौरा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा पर भारी, इंडिया गठबंधन टूटा, मोदी का सत्ता में वापसी का सपना। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, भाजपा व पीएम मोदी
को खुद ये यकीन होने लगा कि 370 और 400 की ये उम्मीद इस चुनाव में उम्मीद ही रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी की 67 सीटें बढ़ने की उम्मीद तो छोड़िए, बड़ी संख्या में सीटों में कटौती होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नियत में खोट, जनगणना की नोटिफिकेशन पर भड़के सचिन पायलट और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से जनगणना और उसमें जाति गिनती शामिल करने के ऐलान के बावजूद इस प्रमुख मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। जनगणना को लेकर सोमवार जारी हुए नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इसमें जाति जनगणना का जिक्र क्यों नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दृष्टि दोष करार दिया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की थी। पहले बीजेपी और खुद पीएम ने जाति जनगणना की मांग को ठुकराते हुए ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल करार दिया, लेकिन राहुल गांधी की लगातार मांग के बाद दबाव में आकर सरकार ने अचानक जाति जनगणना की मांग को माना। औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सरकार की नीयत उजागर होती है, क्योंकि उनमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है। पायलट ने कहा कि जनगणना में 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन सरकार ने बजट में केवल 570 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ओडिशा में 20 वर्षीय छात्रा के साथ जो घटना हुई उसकी निंदा करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। ओडिशा के प्रसिद्ध गोपालपुर समुद्र तट पर हुई इस शर्मनाक घटना के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये घटना रविवार रात की है, जब निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा अपने सहपाठी और प्रेमी के साथ समुद्र तट पर गई थी। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि ओडिशा में 10 लोगों ने एक छात्रा के साथ जिस तरह बर्बरता की उसकी निंदा करने के लिए कड़े से कड़े शब्द भी पर्याप्त नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने कहा ट्रंप से जो बात हुई उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए पीएम मोदी, देश को विश्वास में लें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे से लौटते ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी क्या बातचीत हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोज के लिए बुलाया जाना भारत के लिए कूटनीतिक झटका है और इस पर प्रधानमंत्री को ट्रंप के समक्ष नाराजगी जतानी चाहिए थी। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से बुधवार के लिए जारी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में लिखा गया है कि वो कैबिनेट रूप में पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के साथ आज दोपहर का भोजन करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि व्यापार पर चर्चा नहीं हुई थी और मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हल किए जाने वाला मामला है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ये बात सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की ताकि प्रधानमंत्री राष्ट्र को विश्वास में लें और ये सारी बातें कहें जो उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से कहनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के हक के लिए कांग्रेस कोर्ट जाएगी, जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से लाडली बहना योजना शुरू किए जाने के साथ हितग्राहियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये तक दिए जाने का ऐलान किया था। वर्तमान में हितग्राहियों को 1,250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, लिहाजा लाडली बहनों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की बात कर रहे हैं, मगर वर्तमान में सिर्फ 1,250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं और ये इस लाडली बहनों के 1,800 रुपये प्रतिमाह चोरी हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि मायावती का योगी सरकार पर बड़ा हमला, पुलिस भर्ती की प्रतिनिधित्व और ट्रेनिंग पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में भर्ती की गई। पुलिस विभाग में 60,000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली भर्ती को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। साथ ही लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के जरिए गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। वहीं बीजेपी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोरदार पलटवार कर दिया है और मायावती ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस में ऐसी भर्ती रूटीन भर्ती कार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की चुपचाप तैयारी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में पलटेगा यूपी का सियासी खेल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां इस कड़ी में मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस ने 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। तो ये बैठक पूर्वांचल जोन के जिलों के लिए थी और संगठन सृजन अभियान की समीक्षा के लिए रखी गई थी। आपको अगर लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
कांग्रेस का मोदी सरकार पर कटाक्ष। जयराम रमेश बोले अच्छे दिन के नाम पर बढ़ा सिर्फ कर्ज का ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि कर्ज वाले दिन आ गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया है कि लोगों की बचत घट रही है और देनदारियां बढ़ रही हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में लोगों की बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है और इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय घट रही है। नतीजतन लोग अपना गुजारा करने के लिए या तो पहले से की गई बचत को निकलवा रहे हैं या कर्ज लेकर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। उनके अनुसार कुल मिलाकर ये बात यह है कि भारत में आम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। रमेश ने दावा किया कि स्पष्ट बात है कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन लाने का वादा किया था उन अच्छे दिन के बजाय कर्ज वाले दिन आ गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एयर इंडिया के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट हुई कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खामियां मिल रही हैं और इसी बीच अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द हो गई है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया फ्लाइट से उड़ान से कुछ घंटे पहले ही उसमें तकनीकी खराबी का पता चला था। उसके बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट संख्या AI 159 को रद्द कर दिया गया। यह फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए मंगलवार दोपहर 1:10 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण फ़्लाइट रद्द कर दी गई। पता चला है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट में 200 से अधिक लोग यात्रा करने वाले थे, जो फ़्लाइट के कैंसिल होने से प्रभावित हुए थे। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को कोच्चि से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान की बम की सूचना मिलने के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी और इंडिगो की फ़्लाइट 6E2706 ने कोच्चि से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान को बम की धमकी के बाद नागपुर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी और पुलिस और अग्निशमन दल वहां पर जांच कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमरनाथ यात्रा के मार्गों को घोषित किया नो फ्लाई जोन, सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए मंगलवार को यात्री मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित किया। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री दो मार्ग, पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी घोषणा में कहा गया है कि इस क्षेत्र में 1 जुलाई से 10 अगस्त तक मानव रहित हवाई यान, ड्रोन, गुब्बारे समेत किसी भी प्रकार के विमान यंत्र उड़ाना प्रतिबंधित है। बहरहाल ये पाबंदी मरीजों को उपचार के लिए विमान से ले जाने, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ऐसे आपदाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए विभिन्न सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सलाह दी है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के पूरे मार्ग को 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सभी प्रमंडलों का करेंगे दौरा, इसके बाद चुनाव का हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार राज्य के सभी 9 प्रमंडलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। निर्वाचन विभाग ने इस समीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों की अद्यतन रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, संजय सिंह ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना पहुंचने पर मंगलवार को कहा कि आप विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और सीटें आदि को लेकर यहां के साथी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेहरान को लेकर जारी एडवाइजरी दुर्भाग्यपूर्ण, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इजरायल और ईरान के बीच बनी युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने यहाँ पर बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह की एडवाइजरी निकालने से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वो मुश्किल में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें, लेकिन
जिस तरह की एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। राजपूत ने इतिहास याद दिलाते हुए वर्तमान हालत की बात की और बोले कि अब ईरान के संबंध में जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं बल्कि उसका निर्वहन करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की जातिगत अधिसूचना पर उठाए सवाल, दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया और इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में जारी अधिसूचना भी साझा कर इसकी केंद्र सरकार की अधिसूचना से तुलना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तेलंगाना सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें 3 बार जाति शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है तो इसमें एक बार भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता ने यह पोस्ट केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद किया है और इस मामले को लेकर सियासत चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट बोले, राहुल गांधी ने की थी मांग जब भी जनगणना हो जातिगत जनगणना कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने मांग की थी कि देश में जब भी जनगणना हो उसमें जातिगत जनगणना कराई जाए। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक ये मांग उठाई क्योंकि जब हमारे पास आंकड़े होंगे तभी हम देश के हर वर्ग हर व्यक्तियों को नीति निर्माण से जोड़ सकेंगे। जातिगत जनगणना का उद्देश्य ये भी जानना है देश में अलग अलग वर्ग के लोग किन स्थितियों में रह रहे हैं, लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं, लोगों की देश और संस्थाओं में कितनी भागीदारी है, देश के लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। हालांकि अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना कराने की बात से पीछे हटने को लेकर हमें सरकार की नीयत पर शक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले यूपी दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी और उनके इस बयान से गठबंधन में एकजुटता का संदेश गया है। साथ ही ये आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अखिलेश यादव ने कानपुर के सीएमओ के तबादले को लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया और उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को राज्य की बीजेपी की भजन लाल सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन दिल्ली वाले सुन रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनके मंत्रियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री ही ये कहने लग जाएं कि मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा। वहीं कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फ़ोन दिल्ली वाले सुन रहे हैं। लोग आकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप सीधे फ़ोन मत किया करो, आप समझा करो, सीधे फ़ोन मत किया करो, ऊपर तक बातें जाती हैं। क्या राजस्थान में अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं? बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को इस बात का डर है कि कब दिल्ली से किसका पर्ची बदल जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपसे पहले लालू यादव सौंप सकते हैं तेजस्वी यादव पर बड़ी जिम्मेदारी, किसको टिकट देना है किसको नहीं तय करेगी तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताया चले कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में भी संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही होंगे। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा, जिसमें लालू यादव को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को सौंप सकते हैं तेजस्वी यादव पर बड़ी जिम्मेदारी, किसको टिकट देना है किसको नहीं यह तय करेंगे तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, एक बड़ा यहाँ पर वापस लालू यादव अध्यक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपेंगे कि बिहार में कहां से किसको टिकट देना है, कौन जीतेगा, ये सारी भाग यहाँ पर जो है जिम्मेदारी जो मिलेगी वो तेजस्वी यादव को मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है? कौन जो बताएगा वीडियो को लाइक करेगा और ऊपर तक खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पीएम और सीएम पर साधा निशाना, कहा काम करने के लिए एक ही इंजन काफी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि जुमलेबाज लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, यह लोग भूल जाते हैं कि 2 इंजन होगा तो खर्च डबल होगा। काम करने के लिए एक ही इंजन काफी है। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, वहां भी प्लेन में डबल इंजन था लेकिन एक भी काम नहीं किया। यह बात कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सुपौल जिला मुख्यालय स्थित अंश गार्डन रिजॉर्ट में पार्टी द्वारा आयोजित समाज न्याय संवाद के दौरान कही।